कुछ लोग जुआ में काफी पैसा हार चुके थे और ये लोग पैसा इतना ज्यादा हारे थे कि इन्हें कर्ज लेना पड़ा उन पैसों को चुकाने के लिए। और कर्ज लेकर ये लोग पैसा चुका देते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो पैसा कर्ज लिया था वो लोग इनसे पैसे वापस मांगने लगते हैं और इन पर प्रेशर बनाने लगते हैं। लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये पैसा उन्हें कहाँ से वापस किया जाए। लेकिन फिर इनके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये आइडिया इतना खतरनाक था, इतना खौफनाक था कि ये बात जब पुलिस तक जाती है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश और छानबीन करती है तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी खुलकर सामने आती है। इस कहानी को जिसने भी सुना उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। शायद आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाने वाली है अगर आप मेरे इस कहानी के एपिसोड में अंत तक बने रहेंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला से है। जबलपुर जिला में एक इलाका पड़ता है चरगावा इलाका, और इसी चरगावा इलाका में एक गांव है बिजौरी गांव। इसी गांव में 6 भाइयों का एक परिवार रहता है और ये 6 भाई बड़े ही मिलजुल कर रहते हैं। इनमें बहुत मोहब्बत है। अगर एक भाई के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो ये 6 भाई मिलकर बांट लेते हैं और उस मुसीबत का पता ही नहीं चलता है। इनके घर पर जो आमदनी आने का स्रोत है, इनके पास 40 एकड़ जमीन है और उसी 40 एकड़ जमीन में ये लोग खेती किसानी करते हैं, फसल उपजाते हैं और वही फसल बेचकर ये लोग पैसा कमाते हैं और उसी से इनके घर आमदनी होती है और उसी से इनके घर का खर्चा चलता है। इनके घर में एक रोज पहाड़ टूट पड़ता है और वो तारीख थी 8 अप्रैल 2022 की। एक दिन जो इन्हीं 6 भाइयों में से एक भाई है उत्तम गोस्वामी, इन्हीं का एक बेटा जिसकी उम्र 10 साल है और उसका नाम बादल गोस्वामी है। ये 6 भाई अपने खेतों में काम करने गए हुए थे और 8 अप्रैल 2022 के दिन इनका बेटा सुबह सुबह अपने माँ से कहता है कि वो खेलने के लिए जा रहा है और वो खेलने चला जाता है। जब काफी समय हो जाता है, जब बादल वापस नहीं लौटता तो बादल की माँ अपने आसपास में लोगों के घर जाकर पता करती है कि बादल वहां हो, लेकिन वहां भी नहीं मिलता है बादल। तो ये अपने घर आ जाती हैं और ये सोचती हैं कि वो खेलने के लिए कहीं दूर चला गया होगा, आ जाएगा। लेकिन काफी समय बीत जाता है और वापस नहीं आता है और दोपहर हो जाती है। और दोपहर के दिन उत्तम गोस्वामी जो बादल के पिता थे वो अपने घर आते हैं खाना खाने के लिए। जब वो घर पहुंचते हैं तो बादल के बारे में पूछते हैं कि बादल कहाँ है, तो पता चलता है कि बादल सुबह से ही खेलने गया हुआ है और दोपहर हो गया, अभी तक वापस नहीं लौटा है। तो फिर उत्तम गोस्वामी अपने एक बेटी जो बादल से बड़ी थी उससे कहते हैं कि जाओ बादल को तलाशो, ढूंढो कहाँ है। और वो बेटी चली जाती है बादल को ढूंढने के लिए। लेकिन वो गांव में घूमती है और बादल को ढूंढती है और उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो आकर अपने पिता को बताती है और कहती है कि बादल नहीं मिला। फिर अब पिता को थोड़ी सी चिंता होती है और खुद अब पिता अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गांव में घूमते हैं और घर घर जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि बादल को किसी ने देखा तो बताए। लेकिन सबने ना कर दिया और सबने मना कर दिया और सबने यही कहा कि उसने बादल को आज देखा ही नहीं है। ऐसा उस गांव में घर नहीं होगा जिस घर में बादल के पिता उत्तम गोस्वामी न गए हों और बादल के बारे में पूछताछ न किए हों। लेकिन जब बादल के बारे में नहीं पता चलता है और जब शाम हो जाती है और गांव में ये बात आग की तरफ फैल जाती है कि उत्तम गोस्वामी का बेटा जिसकी उम्र 10 साल है बादल कहीं खो गया है और उसके परिवार वाले परेशान हैं, उसको ढूंढ रहे हैं और ये मिल नहीं रहा है। गांव वाले भी उत्तम गोस्वामी की मदद करते हैं, वो भी ढूंढते हैं लेकिन नहीं पता चलता है। तो अंत में ये लोग थक हार कर पुलिस के पास जाते हैं और वहां जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं बादल की गुमशुदगी का। पुलिस भी रिपोर्ट लिखती है और तुरंत हरकत में आती है, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले 2 बच्चों को किडनैप किया गया था और उन्हें मार दिया गया था। तो इसी डर से पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और एक स्पेशल टीम बनाई जाती है बादल को ढूंढने के लिए। तुरंत वो टीम बिजौरी गांव में पहुंचती है और यहाँ आकर बादल को तलाशती है और हर घर में जाती है और हर घर के लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन बादल के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इधर 8 तारीख का वो दिन पूरा गुजर जाता है और फिर 9 तारीख की सुबह हो जाती है। पुलिस अपने काम में लगी हुई है, बादल को ढूंढ रही है लेकिन बादल नहीं मिल रहा है। और भी आसपास में जो थाने थे वहां से भी पुलिस बुला लिए जाते हैं, वो लोग भी लग जाते हैं बादल को ढूंढने के लिए। अब पूरे गांव के जितने घर थे उन सारे घरों में पुलिस जा जाकर छानबीन कर रही है और पूछ रही है लोगों से, लेकिन बादल के बारे में कोई क्लू और कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इधर गांव वालों को डर सता रहा था, घर वालों को डर सता रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बादल के साथ नरबली जैसा काम कर दिया गया हो, क्योंकि उस इलाके में अक्सर नरबली जैसा काम को अंजाम दिया जाता था। इस बात पर भी पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन इससे भी कोई जानकारी नहीं मिलती है और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। 9 तारीख का भी दिन गुजर जाता है, 10 आ जाती है और 10 को भी पुलिस पूरा दिन तलाशती है, ढूंढती है और अब उसी गांव में कैंप लगाकर पुलिस रहने लगती है और बादल को तलाश करती है। लेकिन 10 तारीख का भी पूरा दिन गुजर जाता है और बादल का कुछ पता नहीं चलता है। अब 11 तारीख की सुबह होती है और उस दिन कुछ लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं और आकर कहते हैं कि
गांव से बाहर एक घर है जो सुनसान इलाके में है और वहाँ कोई नहीं रहता है और वो खंडहर बन चुका है। उसी घर में से अजीब सी बदबू आ रही है। पुलिस जब ये बात सुनती है तो तुरंत उस घर के पास पहुंचती है और उस घर में जाकर तलाशी करती है। जब वहां तलाशी करती है तो वहां से एक बोरा पुलिस को मिलता है। वहां पर किसी को हिम्मत नहीं हो रहा था कि उस बोरे का मुंह खोला जाए, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके पुलिस वालों ने उस बोरे को खोला तो उसमें से वही निकला जिस चीज की सबको डर था और जिस चीज की सबको डर सताई जा रही थी। उसमें से बादल की लाश मिलती है और पुलिस वहीं और छानबीन करती है तो वहां से पूजा पाठ का सामान भी मिलता है। ये सब देखकर पुलिस को लगता है कि यहाँ नरबली जैसे काम को अंजाम दिया गया है। और पुलिस फिर इस बादल के लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां उस घर में और भी छानबीन करती है तो वहां से और कुछ ऐसा नहीं मिलता है कि जिससे लगे कि ये नरबली का काम यही किया गया है। तो पुलिस को थोड़ा सा शक हो जाता है और पुलिस को लगता है कि ये जो पूजा पाठ का सामान यहाँ रखा गया है ये सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए रखा गया है, बल्कि यहाँ नरबली का मामला नहीं है, मामला कुछ और है और कत्ल करके यहाँ इस बादल को रख दिया गया है। अब पुलिस इस कत्ल के बारे में तफ्तीश करती है और पता करती है कि ये जो घर है जो खंडहर बन चुका है ये घर किसका है। तो गांव वाले बताते हैं कि ये घर एक राम जी नाम का शख्स का है। अब पुलिस उस राम जी को उठाती है और उससे पूछताछ करती है, लेकिन उससे भी पूछताछ करने के बाद पुलिस को कोई क्लू और कोई सुराग नहीं मिलता है जिससे कि पता चल सके कि इसके पीछे राम जी का ही हाथ है। फिर पुलिस राम जी को क्लीन चिट दे देती है और उसको छोड़ देती है, लेकिन जब पुलिस राम जी को छोड़ती है तो गांव वालों का गुस्सा फूट जाता है और वो कहते हैं कि ये घर राम जी का ही है तो इसके पीछे राम जी का ही हाथ है और राम जी ने ही जो बादल की मौत हुई है उसके पीछे वही जिम्मेदार है। लेकिन पुलिस कहती है कि राम जी से पूछताछ के दौरान कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे कि उसको उठाया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए और सख्ती से पूछताछ किया जाए। इधर गांव वाले अपने जीत पर थे लेकिन पुलिस भी मजबूर थी, राम जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रही थी, इसी वजह से राम जी को छोड़ दिया जाता है। इधर बादल के परिवार वालों से भी पूछताछ किया जाता है कि राम जी के घर से कोई दुश्मनी हो, कभी कोई रंजिश हो, तो घर वाले भी मना कर देते हैं कि राम जी से कभी कोई दुश्मनी नहीं हुई और कभी कोई रंजिश उससे है ही नहीं है। फिर अब पुलिस सोचती है कि राम जी के परिवार में कौन कौन लोग हैं उसके बारे में तलाशी की जाए और उनसे पूछताछ की जाए। तो राम जी के परिवार में जितने लोग थे उन सब से एक एक करके पुलिस पूछते जा रही थी और सबसे पूछ कर किनारे करती जा रही थी और क्लीन चिट देती जा रही थी। तभी पुलिस के सामने एक शख्स आता है और उस शख्स का नाम था अशोक। जब पुलिस ये अशोक नाम सुनती है और उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि अशोक पुलिस के सामने एक बार और आ चुका है और इससे एक बार पहले भी पूछताछ हो चुकी है और ये खुद बादल को ढूंढने में मदद भी कर रहा था। फिर जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो ये जो इस बार बयान देता है, तो पहली बार जब पुलिस इससे पूछताछ की थी उसमें और इस समय में कुछ अंतर मिल जाता है पुलिस को और पुलिस का शक अशोक पर हो जाता है कि इसमें हो न हो इस कांड के पीछे अशोक का ही हाथ हो सकता है। अब पुलिस अशोक के बारे में पता करती है कि अशोक करता क्या है, तो गांव वाले बताते हैं कि ये दिन रात जुआ खेलता रहता है, ये बेरोजगार है और इधर उधर घूमता रहता है। अब पुलिस इसके अशोक के दोस्तों के बारे में पता करती है कि इसके साथ और कौन कौन से लोग रहते हैं, तो इसमें दो लोगों का और नाम आता है, एक शख्स का नाम गुड्डू है और एक शख्स का नाम अनिल है। जब पुलिस अनिल का नाम सुनती है तो चौंक जाती है, क्योंकि जो अनिल है वो बादल का ही बड़ा चाचा है और बादल के ही परिवार का रहने वाला है, यानी कि बादल का पिता का अनिल भाई है। अब पुलिस इन तीनों को उठाती है लेकिन ये गांव वालों को पता नहीं लगने देती कि यही लोग कातिल हैं और यही लोग इस बच्चे का कत्ल किए हैं और इस अपराध के पीछे यही है। पुलिस इन तीनों को उठाती है और थाने लाती है और थाने लाकर इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस सख्ती करती है तो ये लोग टूट जाते हैं और ये पूरी कहानी सुनाते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो बादल की मौत हुई है उसके पीछे यही लोग जिम्मेदार हैं और बताते हैं कि ये लोग जुआ खेलने के लिए कहीं दूसरे जगह चले गए थे और बड़े पैमाने पर इन लोगों ने जुआ खेला और उसमें इन लोगों ने काफी पैसा हार गए और कर्जदार बन गए थे और कर्ज जिनसे ये लोग लिए थे वो लोग इनसे पैसे की मांग करने लगे थे और परेशान करने लगे थे। जो अनिल है इन चीजों से परेशान होकर अपने भाइयों के पास जाता है, अपने 5 भाइयों के पास, और जाकर कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए कर्ज चुकाने हैं। उस समय उसके भाई इसको कुछ पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि जो बाकी कर्ज बचा हुआ है जब फसल कटेगी और फसल बिकेगी उस समय दे देंगे, उस समय तुम वापस कर देना। और उसको डांटते भी हैं जुआ खेलने को लेकर। वो पैसा लेकर आता है और जिनसे वो कर्ज लिया था उनको चुका देता है, लेकिन ये पैसा बहुत कम था और जिनसे ये कर्ज लिया था वो लोग जो बाकी पैसे थे उसके भी वो लोग मांग करने लगे और कहने लगे कि वो भी पैसे चाहिए। इससे ये लोग और परेशान हो गए और एक रोज ये तीनों बैठकर जुआ खेल रहे थे
और इन्हीं कर्ज के बारे में ये लोग बात कर रहे थे कि ये जो कर्ज इन लोगों ने लिया है कैसे चुकाया जाए। इन लोगों ने एटीएम में चोरी करने का सोचा, बैंक में भी चोरी करने का सोचा, लेकिन ये प्लान उन लोगों ने कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और इन्हें लगा कि उसमें रिस्क बहुत है, अगर चोरी करने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। फिर इन लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना किसी को किडनैप किया जाए और उसके माता पिता से रैंसम मांगा जाए। तभी अनिल के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने भतीजे को ही किडनैप करने के बारे में सोचने लगता है और उन अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि मेरा एक भाई है जिसका नाम उत्तम गोस्वामी है, उसका बेटा है 10 साल का बादल, उसको क्यों ना किडनैप कर लिया जाए। अगर उसे हम लोग किडनैप करेंगे तो आराम से हमें 10-12 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर ये इस बात पर सब लोग मोहर लगाते हैं और सब लोग तैयार हो जाते हैं बादल को किडनैप करने के लिए। और फिर ये तारीख आ जाती है 8 अप्रैल 2022 की। उस दिन गुड्डू और अशोक बादल के घर के पास जाते हैं और वहीं घूमने लगते हैं और बादल का घर से बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही बादल घर से बाहर आता है तो ये दोनों लोग उसके पास जाते हैं। हालांकि जो बादल था वो अशोक को पहचानता था क्योंकि अशोक अक्सर उसके चाचा के साथ अनिल के साथ आया करता था, तो इसी पहचान का वो लोग फायदा उठाते हैं और अशोक के साथ बातचीत करते हैं। और इसी बातचीत के दौरान अशोक बादल से कहता है कि चलो तुमको मैं घुमा कर लाता हूँ, और अपने बाइक पर बैठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है घुमाने के लिए। लेकिन ये लोग लेकर जाते हैं उसी खंडहर मकान में, उसी सुनसान इलाके में जहाँ पर एक मकान था, वहाँ कोई नहीं रहता था, और वहाँ ले जाकर उसे रखते हैं। तभी इनसे एक गलती होती है, जो अनिल था बादल का चाचा, वो मुंह पर बिना कोई कपड़ा रखे ही उसके सामने आ जाता है। जब वो उसके सामने आता है तो वो पहचान लेता है बादल, और फिर वो भी खुश हो जाता है कि चाचा तो यही है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके चाचा उसको कुछ खाने पीने के भी सामान देते हैं। लेकिन काफी समय हो जाता है और बादल जब अपने घर जाने की जिद करने लगता है और रोने लगता है तो ये लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं कि अगर ये रोने की आवाज बाहर तक गई तो ये लोग पकड़े जाएंगे। और फिर बादल के मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं और उसके हाथ पैर तार से बांध देते हैं और वो ये वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर जब बादल के परिवार वालों को बादल का वापस आना खलता है और ढूंढते हैं, ये लोग नहीं मिलता है, तो ये लोग पुलिस के पास जाकर कंप्लेन लिखवा देते हैं और पुलिस भी आ जाती है तलाश करने के लिए। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बादल के साथ किया जाए। तभी ये लोग सोचते हैं कि क्यों न बादल को मार दिया जाए। अगर बादल को मार देंगे तो वो बाहर ही नहीं आएगा और हमारे बारे में बताएगा ही नहीं। इसी में गुड्डू पहले भी एक कत्ल कर चुका था, तो गुड्डू को ये काम सौंपा गया और गुड्डू वहां पहुंचता है और बादल को गला घोट कर मार देता है। और ये लोग उसमें बोरे में पैक करते हैं और बोरे में पैक करने के बाद वहां पूजा पाठ का सामान फेंक देते हैं, जिससे कि ये पता चले कि यहाँ नर बलि जैसे काम को अंजाम दिया गया है। ये लोग पुलिस को गुमराह करने के लिए वहां पूजा पाठ का सामान इन लोगों ने फेंका था। फिर ये लोग वहीं बोरे को रख देते हैं और ये वापस अपने घर आ जाते हैं। और जब रात होती है तो फिर ये लोग जाते हैं और अपने बाइक पर ये लोग रखते हैं बादल की लाश को और लेकर निकल जाते हैं, एक वहीं नहर है उसमें फेंकने के लिए। लेकिन ये जा रहे होते हैं तभी रास्ते में एक किसान अपने खेत से वापस लौट रहा था और उसके पास टॉर्च था और वो टॉर्च इनके बाइक पर जला देता है। ये लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और फिर ये तुरंत वापस उसी मकान में आ जाते हैं और बोरे को वहीं रख कर फिर ये अपने घर चले जाते हैं वापस। लेकिन इनके पास अब दोबारा कोई मौका नहीं मिलता है कि उस लाश को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि पुलिस वहीं कैंप डाल चुकी थी और वहीं रह रही थी। फिर 10 तारीख की रात को भी इन लोगों ने कोशिश किया और इन लोगों ने उस मकान की तरफ गए, लेकिन रास्ते में ही पुलिस मिल गई। फिर ये लोग डर से वापस आ जाते हैं और अपने घर। और 11 तारीख की जब सुबह होती है तो कुछ लोगों की उस घर से बदबू आती है और ये बात आकर पुलिस को बताई जाती है। और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो बोरे में बादल की लाश मिल जाती है। ये पूरी कहानी तो खुल चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ पुलिस वालों को पता था और गांव वालों को नहीं पता था कि ये तीनों कातिल हैं और यही तीनों ने मिलकर कत्ल किया है। हालांकि इसमें जो अनिल था, इनके जो भाई थे पांचों, उनको विश्वास कराना मुश्किल था, क्योंकि इन 6 भाइयों में इतना प्यार था कि विश्वास ही नहीं करते कि जो उनका भाई अनिल है उसी ने ही अपने भतीजे को मारा है। फिर पुलिस एक प्लान बनाती है यही विश्वास दिलाने के लिए और फिर अनिल को अपने साथ लेकर उसके घर पहुंचती है। जब उसके घर पुलिस जाती है तो गांव में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि पुलिस अनिल को एक कातिल के तौर पर गिरफ्तार की हुई है। यहाँ तक कि जो अनिल के भाई थे उनको भी नहीं पता था कि कातिल अनिल ही है। जब पुलिस अनिल के घर पहुंचती है, उनके भाइयों के घर पहुंचती है अनिल को लेकर, वहां जाने के बाद एक कमरे में 5 भाइयों को बुलाया जाता है और वो कमरा बंद कर दिया जाता है। और अब वहां पर ये 6 भाई थे और कुछ पुलिस वाले थे और पुलिस वाले उन 5 भाइयों को पूरी कहानी सुनाते हैं और फिर अनिल से कहते हैं कि तुम अब बताओ जो तुमने पूरा काम किया, अपने भाइयों से बताओ कि तुमने क्या किया है। जब भाइयों ने ये पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने सबने एक ही जबान में कहा
कि इसको जल्दी मेरे सामने से ले जाओ, ये अब मेरे लिए मर चुका है, अब ये हमारे लिए मर चुका है और इसे ये अब हमारा भाई नहीं है, और इसको जितना भी ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा हो सके, सज़ा दिलाने की कोशिश आप लोग कीजिए। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और अब गाँव वालों के सामने ये पूरा मामला खुलकर आता है कि इस कत्ल के पीछे उसी का चाचा, जो बड़ा चाचा अनिल, उसी का हाथ है और उसके 2 दोस्तों का हाथ है। पुलिस इस तीनों को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर जाती है और ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, अभी इस पर फैसला आना बाकी है। अब आने वाला समय में पता चलेगा कि इनको कौन-सी सज़ा दी जाती है और क्या इन्हें उम्र कैद होता है या इन्हें फांसी की सज़ा होती है, ये अभी आने वाले समय में पता लगेगा। तो ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।